नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल CUET टेस्ट प्रेप पे आपका स्वागत है। आज हम CUET के पार्ट सेकेंड के सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में जो फिजिक्स का एक पेपर है जो कि साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड इस चैनल पे जो भी वीडियो आएंगे वो एक दूसरे को पहुंच सके, उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में सबको सहायता मिल सके, मदद मिल सके। जितनी भी हेल्प हो सकती है एक दूसरे की, आपको करने की कोशिश करनी चाहिए। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिर हम देखते हैं कि जो फिजिक्स का सिलेबस है ये क्लास 12th NCERT के बेस पे ही है। और इसमें बेसिकली जैसे आपको पता ही होगा कि 40 क्वेश्चन करने हैं 50 क्वेश्चंस में से। और इसमें जो यूनिट वाइज जो सिलेबस दिया गया उसमें देखते हैं तो यूनिट वन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है डिटेल में, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कूलॉम का लॉ है, जो कि सपोज करिए कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स लगती है या डिफरेंट मेन मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो कूलॉम ने लॉ दिया था, जो भी कूलॉम का नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चंस भी आएगा। और हो सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए या थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए कि सपोज करिए कि अ, एक चार्ज इतना है, दूसरा चार्ज इतना है, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। और एक प्रिंसिपल है सुपर पोजीशन प्रिंसिपल है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और जो चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका वितरण होता है किसी भी सरफेस पे, अम, उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और जो भी चार्जेज हैं क्षेत्र में, जैसे कि पॉइंट है या स्फीयर पे वो जो कि चार्ज पूरा फैला हुआ है या कोई प्लेन में है, उसके बारे में पढ़ना है। और उसमें भी एक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसमें गॉस का थ्योरम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो गॉस का थ्योरम पढ़ना पड़ेगा आपको। एक सीधी स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए पढ़ना हो, या फिर किसी एक प्लेन के लिए, इनफाइनाइट प्लेन के लिए हो, या स्फेरिकल सेल हो कोई, उस पे फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे, सेल पे हमको आउटसाइड और इनसाइड में जो भी चार्जेज हैं या जो भी फ्लक्स है या जो भी हमारा चार्ज है उसको कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने जो थियरम दिया था उसके बारे में भी पढ़ना है। और फिर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और किसी पॉइंट चार्ज के कारण, इट मीन्स कि कोई भी एक पॉइंट है जहाँ पे कि अ, एक चार्ज है, उसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस पोटेंशियल जनरेट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। डाइपोल सिस्टम को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो कंडक्टर इंसुलेटर होते हैं उनके बारे में पढ़ना है कि एक फ्री चार्ज क्या होता है, बाउंड चार्ज क्या होता है किसी कंडक्टर के अंदर, डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दे देगा कि कैपेसिटर की कैपेसिटी इतनी है और वो तीन तीन चार या दो जो भी दे दे क्वेश्चंस में, और वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो टोटल हमको उस निकालना है कुछ, उसका टोटल वैल्यू क्या होगी, या उसमें से दो की निकालना है। तो ये इस तरह से पूछेगा क्वेश्चंस आपको, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। और उसमें भी एक वैन डे ग्राफ जनरेटर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। और जो कि कैपेसिटर के सीरीज और पैरेलल पे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रही हमारी पहली यूनिट। दूसरी यूनिट में है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में इसमें पढ़ना है। विद्युत होती क्या है, ये फ्लो कैसे करती है,
सिंपली अगर आप देखा जाए तो विद्युत क्या है, करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन में। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जो उस चार्ज के कारण जनरेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, यही है। और फिर कंडक्टर्स जो होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर है, उस पे क्या फ्लो होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उनकी मोबिलिटी, और इलेक्ट्रिक करंट से उसका रिलेशन। ओम लॉ आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आर है, वी आई की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों में पूछेगा, रेखी और अरेखी में भी पूछेगा। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज, इसमें भी जो रिलेशन है उसको भी पूछेगा, वी बराबर जो भी होता है। और रजिस्टर होता है, जो कार्बन का रजिस्टर होता है, उसके कलर कोड हैं, उसके बारे में पूछेगा। और जो रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, वो भी है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। ये सब इम्पोर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी एक सेल है बैटरी का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल हैं उनको सीरीज और पैरेलल में करेंगे, उस पे जो एक किरचॉफ लॉ है वो इम्पोर्टेंट है, वो अप्लाई होता है। तो उस पे कुछ कैलकुलेशंस आ सकती हैं कि उसमें वोल्ट कोई सीरीज दे देगा, कोई एक आपको सर्किट दे देगा, उसमें करंट लगा देगा, वोल्टेज लगा देगा, कहीं पे कैपेसिटर भी लगा देगा, और उसमें अलग अलग पैरामीटर, कुछ भी पैरामीटर, करंट पूछ सकता है, वोल्टेज पूछ सकता है, रेजिस्टेंस पूछ सकता है। और फिर ये दो ब्रिज हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, इनमें इनको इनकी फंक्शनिंग आप पढ़ लीजिए क्या क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर है, इसका पूरा प्रिंसिपल और ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, उस पे क्वेश्चंस आएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा यूनिट, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि चुंबकत्व या चुंबक और जो करंट है उसका, विद्युत है उसका चुंबकत्व पे या चुंबक पे क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट है और मैग्नेटिज्म है, उनका रिलेशन, उनका एक दूसरे पे इफेक्ट पड़ना है, और ये कैसे जनरेट होते हैं, क्या प्रिंसिपल है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सो ये कुछ जो भी लॉ हैं उनके वो पढ़ना पड़ेगा, जैसे एम्पियर लॉ है, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है, बॉयड सवार्ड लॉ है, और उसका अप्लीकेशन करंट पे क्या है, सर्कुलर लूप जो बनता है उसको पढ़ना पड़ेगा, एम्पियर लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और सोलेनॉइड पे जो इफेक्ट होता है, अब कोई मूविंग चार्ज है किसी मैग्नेट में, उसका उस पे जो फोर्स लग रहा है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक तरह से। फिर जो साइक्लोट्रॉन होता है उसके बारे में पढ़ना है। और फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, डिफिनीशन ऑफ एम्पियर, ये सिंपल चीज़ें हैं, इनको पढ़ना है। टॉर्क एक्सपेरिमेंट बाय अ करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में आपको देखना है। अब गैल्वेनोमीटर कॉइल जो होता है उसको पढ़ना है, उसकी मूवमेंट को पढ़ना है कि उसमें करंट की सेंसिटिविटी क्या है, कन्वर्जन टू एम्पियर एंड वोल्ट मीटर उसको कैसे करेंगे, ये देखना है। फिर जो मैग्नेटिक डाइपोल बनते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इनके बारे में पढ़ना है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में भी पढ़ना है आपको। फिर जो मैग्नेटिज्म होते हैं, जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जैसे कि फेरस है, या जो भी मेटेलिक हैं, मीन उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब ये कई तरह के भी हो सकते हैं, जैसे पारा, डाया, फेरोमैग्नेटम सब्सटेंस होते हैं, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं ये आपसे पूछेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, और इनकी स्ट्रेंथ का जो फैक्टर है, कैसे कोई जो चुंबक है, जो मैग्नेट है, वो किस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बहुत स्ट्रांग है, या किस कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई
बहुत वीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है उनके बारे में पढ़ना है, और परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक यहाँ पे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो मैग्नेट का टाइप है या मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ की जनरेट होती है, ये सब को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा। फिर अगली यूनिट है चौथी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि एसी और ईआई आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें काफ़ी लॉ होते हैं, फैराडे का लॉ है, ईएमएफ निकालना पड़ता है, लेंजी लॉ है, एडी करंट है, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इससे क्वेश्चन नहीं तो सीधे सीधे लॉ से पूछ लेगा, ईएमएफ दे देगा निकालने के लिए, फैराडे लॉ को पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें अब अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, एसी कैसे किसे कहते हैं, फिर उसका वोल्टेज और इन सब में जो एक दूसरे से रिलेशनशिप होती हैं उसके बारे में पढ़ना है, इम्पीडेंस के बारे में पढ़ना है, एलसी ऑक्सीलेशंस के बारे में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एलसीआर सीरीज के बारे में पढ़ना है, रिजोनेंस उसका कैसे निकालेंगे, और किसी भी एसी सर्किट में जो पावर होता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। अब 2 फेज 3 फेज जो भी ट्रांसफार्मर है, एसी जनरेटर है, उनके बारे में पढ़ना है। ये यूनिट से यहाँ पे काफ़ी इस यूनिट पे आप फोकस करिएगा, इससे ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब अगली यूनिट है पांचवी, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के कारण जो वेव्स जनरेट होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अ, वो भी क्यों, क्वालिटेटिव आइडियाज़ पढ़ना, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वेश्चंस बेस न्यूमेरिकल्स इसमें बेसिकली नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, बस उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसको पढ़ के आप ध्यान में रखिएगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि वेवलेंथ जो होती है रेडियो की, माइक्रोवेव, इंफ्रा विजुअल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे, गामा रेज, इसके बारे में पढ़ना है कि किसकी सबसे कम होती है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है। और फ्रीक्वेंसी फिर उससे इन्वर्सिबल हो जाएगी, यानी कि जिसकी अगर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम पे फ्रीक्वेंसी होगी, उसका उसी के उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, फ्रीक्वेंसी हो गई, या उसकी पावर जो भी है, उस रेडियो वेव्स की एनर्जी जो है गामा रेज की, जैसे गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ये रेडियो वेव्स की कम होगी। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें भी है कि विजुअल और इंफ्रारेड, ये दो चीज़ें हैं। हम इसमें विजुअल में क्या है, इंफ्रारेड में क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है, एक्सरे क्या है, इनके यूज भी पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इनकी यूज पे ज़्यादा फोकस करिएगा, और जो स्पेक्ट्रम का जो बैंड दिया होता है उस पे फोकस करिएगा। फिर अगली यूनिट है ऑप्टिक्स की, यूनिट 6 है ऑप्टिक्स, प्रकाश। अब लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको कि लाइट की ओरिजिन का क्या है, मतलब जो लाइट आती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बना हुआ है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इसी प्रिंसिपल पे ऑप्टिकल फाइबर बनाया है, जिससे कि आज जो हमारा नेट चल रहा है ना, वो जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है इंटरनेट पे, इस इसी ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके अच्छे से अच्छे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है ये ऑप्टिकल फाइबर, जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस पे है। तो इसीलिए कह रहा है कि इसका एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, देखिए आगे बोल रहा है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, वो भी स्पेरिकल सरफेस पे, लेंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये सब चीज़ें हैं। और लेंस का जो फार्मूला होता है, और फोकस है या डायप्टर है जो भी है, मेकर फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर जो होती है लेंस की, पावर ले होती है क्या, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आगे है जो लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो और रमन को, डॉक्टर रमन को अपने देश में जो फिजिसिस्ट हैं उनको मिला था जो नोबेल प्राइज़, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इफेक्ट का जो उन्होंने की रिसर्च किया था उस पर मिला था। तो उसको पढ़ना है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिस अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सन साइन, सनसेट ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में पढ़ना है। और ज़्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएगा, आप बस इसको जानिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो इफेक्ट होता है, तो जो स्काई है ब्लू क्यों दिखता है, फिर जब सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो वहाँ पे रेडिस अपीयरेंस आती है कि लाल टाइप का दिखता है, वो क्यों होता है, रेडिस लाल होता है वो।
तो ये है। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कुछ, जैसे ह्यूमन आईज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ही है, हमारे देखने में मदद करता है। उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इमेज अकोमोडेट कैसे होती है, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट होते हैं मायोपिया, हाइपर मायोपिया, वो लेंस का यूज़ करके कैसे सही होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब माइक्रोस्कोप के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, जो कि हम स्टार्स और गैलेक्सीज का जो भी हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं इनका यूज़ करके, तो ये कैसे काम करते हैं इनको देखना है, उनकी पावर क्या होती है। अब आगे आगे वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है, वेव फ्रंट कैसे फॉर्म होता है, ह्यूगिंस प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है ऑफ द प्लेन, और ये प्लेन पे है, एक तरह से प्लेन पे पूछ रहा है। फिर क्या है कि प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूजीन्स प्रिंसिपल्स, ओके। इंटरफेरेंस के बारे में पूछेगा, यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पूछेगा, फ्रिंज की वेवलेंथ क्या होती है, विद क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सस्टेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है। और फिर अब आ जाइए आगे है डिफरेंट डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट विद ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमम पूछना है, उसको पढ़ना है। फिर है आगे रिजॉल्विंग द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वही कि उनकी पावर क्या होती है, उनको बढ़ाया घटाया जा के कैसे देखना है, उसको क्या कौन से फार्मूले यूज़ होते हैं जो जिससे कि हम पावर को डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, टेलीस्कोप बनाते हैं, तो उसमें कैसे पावर को हम एडजस्ट करते हैं उनके, कि जो उतने दूर दूर के स्टार्स को, गैलेक्सीज को देखता है, हम उनके अध्ययन करते हैं। फिर आगे है पोलराइजेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ब्यूस्टर लॉ क्या होता है, यूज ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, इसको पढ़ना है। अब आगे है 7वीं यूनिट, उसमें ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। इसमें जो मैटर है ना, रेडिएशन है, उसका जो ड्वेल नेचर है उसके बारे में ही पढ़ना है। एक तरह से वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, या जो भी है, तो उसको पढ़ना है। इसमें आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो इक्वेशन है वो पार्टिकल की लाइट फॉर्म को बताता है। तो यही है कि वेव और वेव नेचर लाइट का, वेव नेचर और लाइट, तो ये चीज़ें हैं। वेव क्या है, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या है, ये चीज़ें आपको, ये दो डी ब्रॉगली रिलेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, फिर डी ब्रॉगली का रिलेशन क्या होता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा वेव नेचर का। और फिर अगला है यूनिट 8वीं है, उसमें एटम्स और न्यूक्लियाई की बात कर रहा है। और एटम्स में जी अल्फ़ा, और अल्फ़ा एटम, अल्फ़ा है, पार्टिकल है, और उसका इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, रदरफोर्ड मॉडल क्या है एटम का, बोर्स मॉडल क्या है, एनर्जी लेवल क्या होता है, 1s 2s, ये सब जो होते हैं, पी डी जो भी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ये थोड़ा सा पूछ लेगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। और न्यूक्लियस में की कंपोजिशन साइज क्या होती है, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस कैसे बनता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसमें कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, कैसे वहाँ पे अरेंज रहते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक मॉस क्या होता है, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है, ये दो तीन, ये जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, एनर्जी लेवल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर रेडियो एक्टिविटी अब आ जाते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिविटी नेचर शो करते हैं। तो उसमें अल्फा बीटा गामा जो पार्टिकल्स निकलते हैं, ये पार्टिकल्स एक्चुअली में बताते हैं कि ये जो एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये मैडम क्वेरी को आप जानते ही होंगे। तो बेसिकली उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, और डिटेल में उन्होंने इसी पे डिटेल में रिसर्च किया था। और जो पार्टिकल्स है ना, जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 235 है, उससे जो रेडियो एक्टिविटी निकलती है, एलिमेंट निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा जो भी निकलते हैं, उसके कारण क्या होता है कि वो पार्टिकल, वो एलिमेंट डीके करता है मास में,
और एनर्जी में एक रिलेशन होता है कि एनर्जी निकलती है, अल्फा बीटा गामा, जो ये जब निकलेंगे पार्टिकल्स किसी भी एलिमेंट से, तो जाहिर सी बात है कि उसकी एनर्जी एनर्जी लॉस हो रही है, जा रही है, और उससे क्या होता है, उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है। और वो मास क्या है कि कितने साल में आधा हो रहा है या एक चौथाई हो रहा है, वो एक प्रिंसिपल है, आप फॉर्मूला है, आप जब पढ़ोगे इसको तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि किस रेट पे वो मास डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, और जो एनर्जी है किस रेट पे निकलती है, कितना निकलती है। जो यूरेनियम का जब अ, आप इक्वेशन पढ़ोगे न्यूटन के साथ, जो हम उससे एनर्जी निकालते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो चीज़ें हैं इसको भी पढ़ना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन पे पूछ लेगा सिंपल सा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। अब ये दे देगा कि जैसे कि दो भारी पार्टिकल, हैवी एलिमेंट्स को मिला के कोई और हैवी एलिमेंट बन रहा है, या दो हल्के पार्टिकल्स को मिला के दो हैवी एलिमेंट एक हैवी एलिमेंट बन रहा है, या एक हैवी एलिमेंट को तोड़ के दो स्मॉल और कम भार वाले एलिमेंट निकल रहे हैं, और उससे जो एनर्जी निकल रही है, तो इसमें पूछेगा कि कौन सा फ्यूजन है कौन सा फिजन है। सो ये सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। और जैसे हाइड्रोजन के जो दो परमाणु जब जुड़ेंगे और वो क्या बनाएंगे और उससे एनर्जी क्या निकलेगी, जो हाइड्रोजन बम का कंसेप्ट है वो यहाँ पे आता है। और यही पूछेगा कि ये फ्यूजन है कि फिजन है। और यूरेनियम पे जब बमबारी की जाती है न्यूट्रॉन की, तो उससे जो एलिमेंट बनते हैं उसके बारे में पूछ सकता है, या पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, फ्यूजन है या फिजन है। अब अगली यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 9th यूनिट है। इसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनको पढ़ना है। फिर सेमीकंडक्टर डायोड में जो वोल्ट करंट की अम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको पढ़ना है। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, डायोड रेक्टिफायर की तरह भी काम करता है, वो क्या होता है, एलईडी क्या है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर सेल क्या है, जेनर डायोड क्या होता है। अब जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी काम करता है, ये कैसे करता है ये पूछ लेगा, या बोल देगा कि इसमें से कौन सा वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, दे देगा जेनर डायोड, सोलर सेल, फोटो डायोड। अब बताना पड़ेगा आपको। तो ये है। और जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्शन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एम्पलीफायर क्या होता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह हम जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है। और फिर ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो लॉजिक गेट्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको बोलेंगे एक तरह से, समझ लीजिए। लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है ये भी पढ़ना है। तो ये जो लॉजिक गेट्स है ना, इसमें से तो आना ही आना एक दो क्वेश्चन, ये समझ लीजिए, इसको आप सही से करिएगा। फिर अगली यूनिट है 10वीं, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में कम्युनिकेशन, जैसे कि आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, किसी दूसरे बंदे को कितना दूर बैठा हुआ आपको जो आपकी सेम सब चीज़ें सुनाई दे रही हैं, सेम बातें सुनाई, जितनी तेज बोल रहे धीमे बोलो, उसी उसी टोन में उसको सुनाई दे रहा। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसका ब्लॉक डायग्राम के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और सिग्नल जो जाता है उसकी बैंडविड्थ, जैसे कि टीबी है, स्पीच है, या डेटा है जो ट्रांसफ़र होता है, उसकी बैंडविड्थ किस बैंडविड्थ पे जाते हैं, उनके मीडियम क्या होते हैं, कि जैसे कि कैटेगरी 5 केबल्स होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, या कोएक्सियल केबल होती हैं, इसमें कैसे डेटा फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड में फ्लो कर रहा है, या ऑप्टिक्स फाइबर केबल होती हैं, इसमें कितनी तेज़ी से डेटा फ्लो कर रहा है, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। और प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे फ्लो करती है स्काई में, स्पेस में, ये तीनों देखना पड़ेगा। और मॉड्यूलेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब वेव्स फ्लो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कोई भी सिग्नल जाता है, तो वो क्या होती है कि उसकी एनर्जी कम होती है, तो मॉड्यूलेशन टेक्निक का यूज करके उसकी एनर्जी को हम बढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फिजिक्स में 10 यूनिट में ये सब सिलेबस में दिया गया आपको। कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और ऑप्टिक्स हो गया, फिर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हो गया, यूनिट है। और तीसरी यूनिट थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर पहली यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो आपका फिजिक्स है, ये फिजिक्स का सिलेबस है, जो कि पेपर 2 में जो भी सब्जेक्ट कोई अगर फिजिक्स चूज करता है उसके लिए ये सिलेबस को पढ़ना, इतना सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।